हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम इससे पहले वाले वीडियो में मैंने चैप्टर 1 का जो मापन है फिजिक्स का है ना, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का जो फिजिक्स है, खास करके यूपी पॉलिटेक्निक वालों के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर का मैंने थ्योरी पढ़ा दिया था, ठीक है। अब उसका क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले आया हूँ, है ना। तो वो क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि बालू के एक कण की त्रिज्या इतना मीटर है, इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में होगी, है ना। तो देखिए, आपको पता है क्या कि बालू के कण की त्रिज्या कितना दिया है, 1.6 गुणे 10⁻⁴ मीटर ये दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या पता है कि ये एंगस्ट्रॉम में पूछा है ना, तो हमें पता है क्या कि 1 मीटर बराबर कितना 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, ये पढ़ाया है मैंने थ्योरी में, ठीक है ना। इसे ये सारा सूत्र मैंने लिखवाया है, तो अगर नहीं देखा है आपने तो जाके देख लें, ठीक है। ये जानते हैं। तो अब हम 1.6 गुणे 10⁻⁴ मीटर है, उसको एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर पूछा है ना वो एंगस्ट्रॉम में पूछा है, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम में का गुणा कर देंगे, है ना। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर इतना होता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपरूपी अपना एंगस्ट्रॉम में बदल जाएगा, ठीक है ना। यही आपका आंसर है। कहाँ है 1.6 गुणे 10⁻⁶, ये वाला आपका सही आंसर, राइट आंसर है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में पूछा है, एक मीटर बराबर इतना एंगस्ट्रॉम होता है, तो इतना मीटर को हमें एंगस्ट्रॉम में पूछा है ना, तो 1 मीटर बराबर इतना एंगस्ट्रॉम, तो मीटर के जगह पर हमने ये लिख दिया, एंगस्ट्रॉम लिख के मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने थ्योरी में पढ़ा रखी है ना, तो वहाँ से आप जाके देख लें, ठीक है। अब देखिए, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं ये पूछ रहा है। तो आपको पता है कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है, ये पता है आपको। तो जब 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड होंगे आपका, 1 सेकेंड में 10⁻⁶ माइक्रो सेकेंड हो गए, ठीक है ना। ये पढ़ाया है मैंने, ठीक है। 1 सेकेंड में 10⁻⁶ माइक्रो सेकेंड होते हैं, ठीक है ना। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं ना। तो 1 मिनट बराबर 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो 60 इंटू, और 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड भी होते हैं, माइक्रो सेकेंड में हमें बदलना है, तो इसमें माइक्रो सेकेंड वाला हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 10⁻+7 माइक्रो सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो थोड़ा सा खुद से आपको समझना पड़ेगा, है ना। ये वाला आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगर थ्योरी आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। 1 मिनट में कितने माइक्रो से 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है ना। तो जब 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि 1 सेकेंड में इतने माइक्रो सेकेंड होते हैं, आपको पता है ना। 1 सेकेंड में इतने माइक्रो सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड होंगे, 60 में इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारा 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड हमारा निकल गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या, ठीक है। तो देखिए, 1 मिनट, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है ना। तो आपको पता है कि 1 माइक्रोन बराबर क्या है, थ्योरी में मैंने पढ़ा था कि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻, माइक्रोन है ना, माइक्रोन 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर, ये मैंने पढ़ाया है। तो 10⁻⁶ मीटर में जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। बात समझ में आया।
10⁶ मीटर में जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, तो अब 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या हमें निकालनी है ना। इतना पता है कि 10⁶ मीटर में कितने जीवाणु होंगे? 1 जीवाणु होंगे। ठीक है, 1 जीवाणु बराबर 10⁻⁻6 मीटर, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमें निकालना है कि 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या है ना। 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या निकालनी है तो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा 1/10⁻⁻6। ठीक है, इसे अगर सॉल्व करें अच्छे से तो 10⁻6, मतलब 1 मीटर में कितने जीवाणु हैं? 10⁻6। बात समझ में आया? समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है ना, 1 माइक्रोसेकंड बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है ना, तो 10⁻�6 मीटर में 1 जीवाणु होते हैं, ये बात मैंने थ्योरी में पढ़ा है। ठीक है, 1 जीवाणु होते हैं, तो 1 जीवाणु में कितने होंगे आपके संख्या? तो 1 में इतना। ठीक है, तो अगर इसको बदलेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है ना, 10⁻6 एंगस्ट्रॉम, ये वाला सी आपका ऑप्शन राइट है। ठीक है, अभी मेन क्वेश्चन आने बाकी है ना। देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या कह रहा है कि 1 प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं। ठीक है ना, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है आपको पता है, मैंने थ्योरी में पढ़ाया था। 1 प्रकाश, ठीक है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर आपका होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये 1 प्रकाश वर्ष बराबर इतना मीटर होता है। ठीक है ना, थ्योरी में पढ़ाया मैंने। तो अगर आपको ये भी पता है कि 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन, ये पता है ना, ये भी पढ़ाया था मैंने। 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन, ये भी पता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें कि अगर इसे माइक्रोन में बदलना हो, क्योंकि हमारा जो पूछा है वो माइक्रोन में पूछा है ना। 1 मीटर बराबर इतना है, तो मीटर के जगह पे इतना नहीं लिख सकते हैं। अगर मीटर के जगह पे हम इतना लिख देंगे तो हमारा आपरूपी जो है ना ये माइक्रोन में आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो माइक्रोन में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर दें किसका? 9.46 वैसे ही रहने दें, 10⁻15 वैसे ही, मीटर के जगह पे हम क्या लिख दें? 10⁻6। ठीक है ना, ये किस में अब बदल गया? माइक्रोन में। ठीक है, ये माइक्रोन में बदल गया है ना। अब देखिए, ये माइक्रोन में बदल गया। अब इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 10⁻22 माइक्रोन। ठीक है, लगभग यही आएगा। ठीक है ना, 10⁻22 माइक्रोन, यही आपका आंसर है। कौन सा है? ये सेकेंड वाला। बात समझ में आया? ये सारी चीज़ें ना 1 प्रकाश वर्ष ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है ना, इसीलिए मैंने थ्योरी में ये सारी चीज़ें पहले ही पढ़ाई थी। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में पढ़ा है, जाके देख लें। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका सार्थक अंकों की संख्या। तो सार्थक अंक मैंने थ्योरी में पूरा ही पढ़ा दिया है ना, पूरा उसका जितने भी नियम होते हैं सार्थक अंक के सारे मैंने उसमें पढ़ा रखे हैं। अगर देख लिया आपने तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, देखिए सार्थक अंक इसमें क्या हैं आपको बताने हैं। सार्थक अंक कैसे देखेंगे? अगर पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, यदि पॉइंट के पहले कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है और तो हमारा सार्थक अंक पॉइंट के बाद 0 को छोड़ के जितना भी है वो सारे सार्थक अंक में आएंगे। ठीक है ना, अगर यहाँ पे प्राकृतिक संख्या होती तो सारे ही सार्थक अंक में आते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक संख्या नहीं है तो पॉइंट के बाद जितना भी 0 पहले रहेगा सबको छोड़ देंगे, वो प्राकृतिक संख्या में नहीं गिनी जाएगी। ठीक है, उसके बाद वाली जो है ये सारी प्राकृतिक संख्या में गिनी जाएंगी। बात समझ में आई? तो इसमें प्राकृतिक संख्या आपकी कितनी है? 1 2 3 4, 4 है। ठीक है, और भी बहुत सारे नियम है इसके, तो यहाँ पे मैं नहीं बता पाऊँगा, है ना। तो जाके आप खुद ही चेक कर लेंगी तो ज़्यादा लेंगे, जो भी हो लेंगे जो भी, वहाँ पे अगर चैनल में जाके चेक कर लेंगे इसे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आप देखते हैं अगला सवाल।
देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर की वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक क्या होता है ना। तो देखिए ये मैंने थ्योरी में पढ़ाया था ना, इसे याद कर लीजिए। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है जो, वो कितना होता है 0.02 मीटर। ठीक है, ये बात याद रखेंगे है ना। ये क्वेश्चन ये याद कर लेना है ये। ठीक है, अब देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना। देखिए ये भी याद कर लें, ये भी थ्योरी में सारी दी हुई थी। ठीक है, स्क्रू गेज किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो पेज के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये सारी चीज़ें याद कर लें। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें ये सब चीज़ें। ठीक है, ये पूछे जा चुके हैं सारे। लीटर किस पद्धति का मात्रक है। देखिए लीटर हमारा जो है वो किस पद्धति का मात्रक है, मीटर का। ठीक है, ये भी याद कर लें है ना, ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। ये सारी चीज़ें याद कर लें। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आए हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इतना बात तो ध्यान में रख के चलना है। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब इसमें से 10%, 4 या 5 कह लीजिए, 1 या 2 आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इतना गारंटी ले रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिए एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है ना, एम्पियर किसका मात्रक है आप बताएं। देखिए जो एम्पियर है वो तो आपको सिंपली पता होगा कि एसआई पद्धति का मात्रक है। ठीक है, मुझे आशा है कि इतना बात तो पता होगा आपका, क्योंकि 10th में अगर पढ़े हैं आप तो इतनी बात पता रहनी चाहिए है ना। देखिए अब हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है ना, ये वाला इसमें ये भी देख लीजिए। ठीक है ना, ये इसका नियम जाके देख लीजिए। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पेंच पे। ठीक है ना, लीटर किस पद्धति का मात्रक है, मीटर का। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है किसका, एसआई पद्धति का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि एक घन की भुजा इतनी मापी गई है ना। एक घन की भुजा 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए। ठीक है, घन की भुजा इतनी, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन मेरे हिसाब से भुजा का क्यूब होता है ना। हाँ, भुजा का क्यूब होता है। तो 1.2 का अगर क्यूब हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 1 2 2 1 4 4 1। ठीक है, फिर से इसमें 1.2 का अगर हम गुणा करें तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 1 चौके 4, 1 चौके 4, 1 चौके 4, 1 एकम 1, 8 2 4 2 6 7 1 3 1.7। ठीक है ना, ये अब देखिए अब सार्थक अंक में कैसे बताते हैं। देखिए इतना आ गया ना आपका, तो सार्थक अंक में हम कैसे बताते हैं इसको थोड़ा समझ लीजिए है ना। देखिए पहले तो अगर सार्थक अंक में अंकों की संख्या पूछे तो आपका तो चारों आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन शुद्ध सार्थक अंक में लिखने का कहे तो हम कितनी संख्या लेंगे, एक तो जो पॉइंट के पहले वाला है वो लेंगे और एक पॉइंट के बाद वाला है वो लेंगे। ठीक है ना, 2 ही संख्या लेंगे, एक पॉइंट्स के पहले वाला, एक पॉइंट के बाद वाला। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ी संख्या दे दे, अगर उसमें पूछे कि शुद्ध सार्थक अंक में बताइए इसे, तो आप क्या करेंगे, जो पॉइंट के पहले है वो संख्या लेंगे और जो पॉइंट के बाद है वो वाला लेंगे। ठीक है, 2 ही संख्या लेंगे आप। अगर पॉइंट के पहले 0 है, ठीक है ना, तो वो गलत हो जाएगा आपका। फिर जो पॉइंट के बाद है पहले आपको भाग करके उसे पॉइंट के पहले लाना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके हो पाएगा आपका शुद्ध सार्थक अंक में। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि पॉइंट के पहले आपका पहले तो सार्थक अंक में 2 संख्या ही लेनी है आपको। ठीक है ना, पॉइंट के पहले वाला, पॉइंट के बाद वाला। ठीक है, अगर इन केस अगर पॉइंट के पहले कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है ना, तो पॉइंट के बाद जो प्राकृतिक संख्या है उसे पहले आपको पॉइंट के पहले एक संख्या को, ठीक है ना, पॉइंट के पहले लाना पड़ेगा। ठीक है, और पॉइंट के पहले हमेशा एक ही प्राकृतिक संख्या ली जाती है सार्थक अंकों के लिए। ठीक है ना, ये नहीं कि 2 संख्याएं पॉइंट के पहले ले लें, एक ही संख्या लेनी है। ठीक है, ये करना है।
तो इसमें अगर सार्थक अंक पूछे तो आपका है 1.7, 2 ही हमें लेना ही है। अगर पॉइंट के पहले 1 नहीं होता, यहाँ पे 0 होता, 1 पॉइंट के बाद होता, तो हमें 1 पहले पॉइंट के पहले लाना पड़ता है ना, 10 से या भाग दे के या कुछ भी करके हमें पॉइंट के पहले लाना पड़ता है, एक ही संख्या लानी है। ठीक है, तो 1.7 ये वाला आपका जो है वो सही आंसर है। बात समझ में आई? आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, है ना। सार्थक, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है उसमें, है ना, क्या कहते हैं, थ्योरी में। तो थोड़ा जाके आप समझ लेंगे अगर, तो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन सार्थक अंक में करने के लिए आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार फिर से समझा दूं। अगर मान लीजिए आपकी कोई संख्या ऐसे दे दे 4, 3, 5, ऐसे अगर कोई संख्या दे दे आपको और बोले कि शुद्ध सार्थक अंक में लिखिए, सार्थक अंकों की संख्या नहीं पूछ रहे। अगर सार्थक अंकों की संख्या पूछेगी तो आप तो बता देंगे 3 है, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगी शुद्ध सार्थक अंक में लिखिए, तो मैंने कहा ना कि अगर पॉइंट के पहले कोई प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से लेके इन्फाइनाइट तक। अगर पॉइंट के पहले प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो जो पॉइंट के बाद जो प्राकृतिक संख्या है ना, उस एक ठीक है, जो शुरू में है, उसको पहले हम पॉइंट के पहले लाएंगे। ठीक है, तो अगर इसमें हम पॉइंट के पहले लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 10 से भाग दे दें, भाग देने पर आएगा ना, 10 से भाग दे दें, है ना, 10 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 4.35 गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा, -3, 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 तो पहले ही गया है, ये ऐसे ही तो होगा ना। अगर इसको पॉइंट को हटाएं तो ऐसे ही होगा, 3, 5 बराबर 1। अरे सॉरी, इसको अगर पॉइंट को हटाएं तो कैसे होगा, 10 पे 3, ऐसे ही होगा ना, तभी तो पॉइंट हटा। जब 10 में 3 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला चीज़ है ना, ये दिया हमने, और 10 पे -1 का हमने भाग दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। इससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है ना, इससे मतलब नहीं है किसी तरह, बस हमें इसे यहाँ पे लाना है। ठीक है, अब इसमें शुद्ध सार्थक अंक में पूछे तो आपको पॉइंट के पहले वाली संख्या लेनी है और पॉइंट के बाद वाली, यही आपकी शुद्ध सार्थक अंक होंगे। अब आपको समझ में आ गया? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, यही मैं समझाना चाहता था। और सार्थक अंक के रूप में बदलने के लिए बोले तो आपको 10 की घात वाले में लाना है। ठीक है, उसका भी क्वेश्चन अभी आगे है, वो मैं कराऊंगा। ठीक है ना, उसके साथ मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक कण 17 सेकेंड में 1260 मीटर की दूरी तय करता है, उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चाल का सूत्र आपको पता है क्या है, चाल स्पीड बराबर दूरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है आपका, दूरी है 1260, ठीक है, और समय कितना है 17, है ना, मीटर प्रति सेकंड में ही दिया है तो सेकंड में ही रहने देंगे। अब देखिए कितने से कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 17, 7 बार पहले भाग दिया ना सबने, तो 7 7 49, ठीक है, 7 का अगर ले जाएं, 17 में 7 का 7 7 49 को 9 हासिल, 49 को 9 हासिल 4, ठीक है, 7 कम 7 4 11, 119, ठीक है, 119 हो गया। कितना बचा, 119, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7 बचा। ठीक है ना, 7 बचा तो 70 हो गया। ठीक है, तो 17 का कितनी बार में 70 जाएगा, 4 बार में ले जाए अगर, तो 4 7 28, 4 कम 4 5 6 68, ठीक है, 74। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो 74 दशमलव करके कुछ आएगा, है ना, जो भी आंसर आएगा वो 74 दशमलव करके आएगा। तो
क्या कहा है कोई भी आपकी संख्या, देखिए यहाँ पे जो बचा है वो दो ये हासिल बचा है ना, तो कुछ भी अगर आएगा कुछ भी तो वो आपका 74 दशमलव करके कुछ भी आएगा, है ना, 0 2 कुछ भी आ जाए, है। तो हमें शुद्ध सार्थक अंक में बताना है तो दो ही संख्या हमें लेनी है ना, एक पहले पॉइंट के पहले वाला है, एक पॉइंट के बाद वाला, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट के पहले वाला ही दे दिया, है ना। तो शुद्ध रूप से हमारा 74 ही आपका 74.2 इससे, अरे सॉरी 74.2 अगर रहे तो ये शुद्ध है या ये शुद्ध है, तो आप कहेंगे कि ये शुद्ध है, ठीक है ना। शुद्ध सार्थक अंक बोला ये शुद्ध है, ठीक है। तो और भी जो ऑप्शन हैं हमारे वो 74 दशमलव करके है ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा शुद्ध कौन लग रहा है, ये सब कि या ये, तो आप कहेंगे कि ये वाला। तो सिंपल यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया। शुद्ध रूप से मतलब क्या है कि ज़्यादा उसमें झंझट ना हो, है ना। इन सब में तो बहुत झंझट है, इसमें शुद्ध रूप से है, तो यही वाला आपका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। आप देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि इतने में सार्थक अंकों की संख्या क्या है, ये बतानी है हमें, है ना। सार्थक अंकों की संख्या क्या है, देखिए देखिए इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, पॉइंट के पहले तो 0 है ना, पॉइंट के बाद शुरू में कोई 0 नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो सार्थक अंक होगा वो 3 होगा, ठीक है। ये हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये 10 का गुणांक है। अगर रियली में ये इसके साथ रहता तो इसके साथ लिखते ना, नहीं लिखा है क्योंकि ये 10 का गुणांक है, ये अलग हो गया इससे, ठीक है, कुछ समय के लिए अलग हो गया। तो अगर ऐसे, अगर यही सवाल में इनके साथ लिखा होता ना तो पूरा हम ले लेते 6, 3 यहाँ का और 3 ये 6, लेकिन इसके साथ नहीं लिखा है। सवाल को घुमाने का तरीका समझिए, जो दिखता है वही बिकता है, आपने सुना है ना। तो जो दिखेगा वही करना है, अपने से थोड़ा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, ठीक है ना। ये गड़बड़ करने के लिए ही आपको दिया है, ठीक है। अगर सिंपल ज़्यादा कोई बड़ी संख्या तो थी नहीं, सिंपली यहाँ पे भी 0 3 तो लिख सकता है ना, लेकिन आपको घुमाने के लिए ऐसे कर दिया है, ठीक है। तो जब साथ में लिखा रहेगा तभी सार्थक अंक में गिनेंगे, साथ में नहीं लिखा रहेगा, इंटू करके लिखा रहेगा तो सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो आपका जो आंसर है वो तीन हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है, आप बताएं। आई होप कि आपको पता होगा, ये सारी चीज़ें मैंने कल थ्योरी में पढ़ा रखी है ना। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होगा आपको पता है ना, अर्ग। नहीं पता है तो याद कर लीजिए, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा, बल का, देखिए आई होप आपको पता होगा, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें इजी है ना। बल का सीजीएस मात्रक आपका डाइन होगा, ठीक है। ये क्लियर। आप देखिए, ये सारी चीज़ें याद करने हैं ना। विद्युत विभव का एमकेएस मात्रक क्या है, एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, ठीक है। तो विद्युत विभव का एमकेएस मात्रक क्या है बताएं आप, ठीक है। विद्युत विभव का एमकेएस मात्रक क्या है, वोल्ट। बात समझ में आया। विद्युत विभव का एमकेएस मात्रक क्या है, वोल्ट, ठीक है, याद कर ली। अब अगला क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें याद करते रहिए, है ना। इसमें का क्वेश्चन हमारा खत्म। एक बार फिर से देख लें क्या क्या है। इसका मैं ना व्हाट्सएप ग्रुप में, और सॉरी टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसको ये कर दूंगा, ठीक है, डाल दूंगा इस पीडीएफ को, है ना। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है, याद कर लेना। ये सारी चीज़ें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके। ये आया हुआ है आपका 2014 में, ठीक है। तो इसीलिए इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें मैंने कराई हैं, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ये से कहने का मतलब है कि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका एक एक क्वेश्चन मैंने उठाया। अब ये नहीं कि सारी क्वेश्चन करा दूं मैं, है ना, आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। बात समझिए, ठीक है। देखिए आप क्या कह रहा है
अब कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक नहीं है। दूरी का मात्रक कौन सा नहीं है बताइए। दूरी का मात्रक साफ दिख रहा है कि न्यूटन? नहीं है, न्यूटन बल का मात्रक है। समझ में आ रहा है? दूरी का मात्रक नहीं है। ये सब और सब जितने दूरी का मात्रक है ये दूरी का मात्रक नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गोली की त्रिज्या का मापन में त्रुटि 1% है, इसके आयतन की गणना में त्रुटि होगी। ठीक है, गोले के त्रिज्या के मापन में त्रुटि 1% है, तो इसके आयतन की गणना में त्रुटि कितनी होगी? तो इसके लिए एक सूत्र है, आप याद कर लें। ठीक है ना, इसके लिए क्या सूत्र है? इसके लिए सूत्र है कि आयतन में प्रतिशत त्रुटि बराबर 3 गुणे त्रिज्या में त्रुटि। ठीक है, ये इसका सूत्र है। कभी ये पूछेगा अगर ऐसा सवाल तो यही इसका सूत्र है। ठीक है ना, तो 3 × 1 आपका 3, ऑप्शन बी। ठीक है, ये है बात, समझे ना? ये जो सूत्र है वो आप याद कर लें। ठीक है ना, आयतन में प्रतिशत त्रुटि पूछे तो उसका सूत्र है 3 गुणे त्रिज्या में त्रुटि। ठीक है, अब त्रिज्या में त्रुटि परसेंटेज में हो या कुछ भी हो, ठीक है ना, वो रख देना, वो आपका ऑलरेडी परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है कोटिमान वाला। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, सिंपल चीज़ें बताऊंगा आपको। ठीक है, कैसे आपको करना है। देखिए, जब भी आपको कोटिमान बोल दें, पहले तो मैंने सार्थक अंक वाला बताया था ना। सार्थक अंक में क्या था कि मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट के पहले एक अंक लेना है ना, तो ये गलत है। पॉइंट के पहले एक अंक नहीं, पॉइंट के पहले सार्थक अंकों के लिए आप 2 अंक 3 अंक जो भी आ रहा है वो आने दीजिए। ठीक है, वो सार्थक अंक वो अलग हो गया, ये कोटिमान है। ठीक है ना, ये कोटिमान है। इसके लिए कोई भी संख्या दी हो पहले तो उसे हमें 10 की घात के रूप में बदलना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई भी संख्या दी हो अगर कोटिमान बोले उसका तो पहले उसे 10 की घात में हमें बदलना होगा। ठीक है, तो 10 की घात में बदलने के लिए पहला चीज़ ये है फर्स्ट आपका कि 10 की घात में बदलना पड़ेगा हमें ना, 1 2 3 जो भी 10 की घात हो उसमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि हमेशा एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। उसके लिए जो भी करना पड़े हमें, किसी से भी गुणा करना पड़े, किसी से भी भाग करना पड़े। ठीक है, तो एक अंक छोड़ के एक अंक के बाद पॉइंट लगा के बाकी अंकों को पॉइंट के बाद लिखेंगे। ठीक है ना, लेकिन पॉइंट के पहले एक ही अंक रहना चाहिए, स्टार्ट वाला। ठीक है, जैसे ये दिया है अगर 4 जो 7 0। ठीक है, तो इसमें 4 हम छोड़ देंगे, 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये ऐसे कर देंगे। अगर 4 के बाद पॉइंट लगाना हो तो पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उतने का हम इंटू कर देंगे, 10 की घात 3। ठीक है ना, पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्याएं 10 की घात पे हम चढ़ा देंगे। यही बस काम करना है आपका, मेन काम यही है। सिंपल वे में समझाया मैंने आपको। पहले तो हमें 10 की घात में बदलने का तरीका यही है कि एक अंक छोड़ने के बाद पहले एक अंक के बाद हम पॉइंट लगा दें। ठीक है, उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं उतनी हम 10 की घात पे लिख दें इंटू करके। बस यही काम करना है आपको। एक अंक छोड़ के एक अंक के बाद पॉइंट लगा के उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं उसे गिन लें, गिनने के बाद इंटू करके 10 की घात उतना ही घात चढ़ा दें। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमारा मेन काम स्टार्ट हुआ। कैसे? ये हो गया। अब इसमें देखना है कि जो ये वाली संख्या है हमारी पूरी, ये अगर आपका 3.16 से, ठीक है ना, याद रखिए, ये संख्या याद रखिए। यहाँ पे जो संख्या आपकी आई है ये अगर 3.16 से बड़ी हो, ये वाली संख्या 3.16 से बड़ी हो तो क्या करेंगे हम, तो 10 की घात जो है ना 3, इसमें 1 जोड़ देंगे। अगर बड़ी हो इससे, तो इससे ये बड़ी है ना, तो 10 की घात जो 3 है उसमें हम 1 जोड़ देंगे। 10 की घात 3 + 1 तो हो जाएगा आपका 10 की घात 4। ठीक है, तो आपका आंसर ये है। ठीक है ना, इस सवाल का तो आंसर मैंने बता दिया। अब देखिए, अब ये कब सिचुएशन है, जब 3.16 से ये वाली संख्या बड़ी हो। यहाँ पे जो हमने संख्या क्रिएट की है वो संख्या 3.16 से बड़ी होगी तो 10 की घात में जो है ना उसमें 1 जोड़ देंगे। इतना बात याद हो गया, लिख लीजिए। ठीक है, अगर
ये वाली संख्या 3.16 के बराबर हो या इससे छोटी हो, तब क्या करेंगे? ये तो बड़ी वाली हो गया ना, बड़ी रहेगी तो 10 की घात में जो रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है। अगर 3.16 के बराबर अगर ये संख्या हो जाती है या फिर 3.16 के से छोटी हो जाती है तो क्या करेंगे? तो आप जो आपका है 10 की घात 3 वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर यहाँ पे ऑप्शन की जगह पे 10 हटा देता 2 3 4 देता तो आप कौन सा ऑप्शन लगाते? 4 वाला, ठीक है ना, क्योंकि जो मेन आपका कोटिमान है वो ये है, इसे कहते हैं कोटिमान। 10 की घात में जो है ना वो कोटिमान मेन है। तो अगर 10 यहाँ पे ना होता, 2 3 4 होता तो इस सवाल का आंसर आप 4 लगाते, ठीक है, क्योंकि मेन कोटिमान 10 की घात जो है ना वो है, ठीक है। ये सबको बातें पता नहीं होंगी। बात समझ में आया? देखिए, ठीक है, इसका मैं ये कर दूं, थ्योरी में मैंने पढ़ा रखा है वैसे, है ना, तो वहाँ से जाके अगर आप चेक कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। करना क्या है, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, है ना। कोई भी संख्या दी हो पहले तो उसे 10 की घात में बदलेंगे, ठीक है। कोई भी संख्या दी हो 10 की घात में बदलेंगे। 10 की घात में कैसे बदलेंगे? पहली वाली संख्या, कोई भी संख्या दी हो उसमें पहली वाली संख्या को छोड़ के उसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद जितनी भी संख्या है उसे हम पहले काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे, ठीक है। गिनने के बाद इंटू करेंगे 10 की घात, जितना हमने पॉइंट के बाद काउंट किया है उतने 10 की घात पे हम चढ़ा देंगे। यही काम यहाँ पे मेन करना है आपको, ठीक है। ये करने के बाद जो यहाँ पे संख्या क्रिएट हो गई है उसे देखना है कि वो संख्या 3.16 के बराबर है या इससे छोटी है या इससे बड़ी है। यदि यहाँ पे जो संख्या क्रिएट हुई है वो 3.16 से बड़ी है तो आप 10 की घात जो है उसमें 1 जोड़ देंगे। 10 की घात जो है ना उसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है, अगर 3.16 से बड़ी है, ठीक है। अगर 3.16 के बराबर है या इससे छोटी है तो यही वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगी। मतलब जो घात है ना उतना ही रहेगा, उसमें ना कुछ जोड़ेंगे ना घटाएंगे, ठीक है। ये है आपका ये कोटिमान का मेन कॉन्सेप्ट, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। देखिए अगला सवाल है, ये याद करना पड़ेगा, पिछट त्रुटि का कारण क्या है? पिछट त्रुटि का कारण क्या है? पेंच की डिबरी में ढीला हो जाना, यही है आपका आंसर, ठीक है ना, क्योंकि यही आंसर ही मैंने लिखा है। पेंच की डिबरी का ढीला जब हो जाता है तभी वो पिछट त्रुटि का कारण बनता है, ठीक है, ये याद कर लें। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे ये कह रहा है कि एक पेंच मापी का अल्पतमांक इतना है, ठीक है, वृत्ताकार पैमाना इतने भाग में विभाजित है, तो पेंच मापी का चूड़ी अंतराल क्या होगा, यही बताना है, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए मैंने एक सूत्र आपको थ्योरी में पढ़ाया था, वो सूत्र क्या था वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। वो सूत्र था आपका पेंच मापी का चूड़ी अंतराल बराबर, ठीक है, क्या है उसका अल्पतमांक गुणे वृत्तीय पैमानों पर बने खानों की संख्या, ठीक है। ये मैंने सूत्र आपको थ्योरी में पढ़ाया था, है ना। तो देखिए सिंपली अब करना क्या है, अल्पतमांक आपका कितना दिया है 0.025, है ना, अल्पतमांक कितना दिया है, और खानों की संख्या कितनी है 100। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 0.25 मिलीमीटर में आएगा, ठीक है, 0.25 मिलीमीटर। बात समझ में आई? तो इसमें 0.25 मिलीमीटर
ये आपका, क्योंकि मिलीमीटर में दिया है तो आंसर भी मिलीमीटर में रहेगा, है ना। ये आपका सवाल है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो याद कर लें, ठीक है। ये आपका सवाल है, ये हो गया। अब देखिए इस चैप्टर का जो आखिरी सवाल है, केल्विन किस राशि का मात्रक है, ठीक है ना। केल्विन किस राशि का मात्रक है। तो देखिए केल्विन एक तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने याद करी है ना, दूरी, द्रव्यमान, समय, धारा, ज्योति, तीव्रता, ताप, पदार्थ का भार, ठीक है। और एक तरफ ये है क्या है, सॉरी, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ऐसे ही है ना, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, कैंडिला। कैंडिला कितने पे, कैंडिला केल्विन, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, कैंडिला, केल्विन। केल्विन कितने नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे, ठीक है। तो फिर से गिनते हैं दूसरा इसका मात्रक, दूरी, द्रव्यमान, समय, धारा, ज्योति, तीव्रता, ताप। 6 नंबर पे ताप आ रहा है, 6 नंबर पे केल्विन आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो ताप है। बात समझ में आ गई। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये रहा हमारा टोटल 21 क्वेश्चन हमने करे इस चैप्टर से, ठीक है। सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये दिमाग में ना रहे कि हमने कोई दूसरे क्वेश्चन कर लिए या कुछ ऐसा, है ना। देखिए एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन ये रहा है, ठीक है ना। इसका सभी का मैं क्या कहते हैं PDF बना के आपको टेलीग्राम ग्रुप में बी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और ये सारे क्वेश्चन मैं वहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सेट है वहाँ पे, वहीं पे पड़े होंगे, ठीक है ना। वहाँ से आप जाके ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया, है ना। ये है और ये लास्ट वाला, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं आपके, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे कैपिटल में भी लिखेंगे, फिर डॉट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, ठीक है। तो मेरा चैनल वहाँ पे मिल जाएगा, वहीं पे जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैथ की जिसकी भी है ना, सब चीज़ें वहीं पे मिलेंगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है ना। पहला चैप्टर खत्म और दूसरे चैप्टर का थ्योरी और क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है।